2 दिन बाद आज विश और विश की माँ बहुत बिजी थे क्योंकि अगले दिन न्यू ईयर था और आज 31 दिसंबर उन्हें अपना कैफ़े डेकोरेट करना था। सब लोग काम में बिजी थे। विश भी अपनी माँ और जैक के साथ मिलके खुशी खुशी अपना कैफ़े डेकोरेट कर रही थी। दोपहर का वक्त दादी लंच लेके कैफ़े आती हैं और बोलती हैं, शकुंतला, विश, आ जाओ तुम लोग खाना खा लो। सुबह से लगे हुए हो, घर भी नहीं आए खाना खाने के लिए, तो मैं सोची तुम लोग के लिए कुछ बना के लेके चलूँ, तुम लोग वहीं खा लोगे। और आज तुम लोग बिज़ी भी थे तो टाइम भी नहीं था तुम लोग के पास घर आने का। दोनों लोग आ जाते हैं। तभी विश की दादी जैक को देखते हुए कहती हैं, जैक तू भी आ जा। जैक सुनता तो है लेकिन दादी की बात उसको समझ में नहीं आती। तभी विश हंसते हुए अपनी दादी से बोलती है, दादी, उसको हिंदी थोड़ी आती है कि चाहे आप उसको ऐसे ही बुला दिए। तभी विश जैक को आवाज़ देते हुए बोलती है, जैक कम ईट विद अस। जैक आता है और उन लोग के साथ बैठ जाता है। सब बैठ के एक साथ खाना खाने लगते हैं। सब लोग खाना खाते खाते बातें करते हैं। तभी विश की माँ विश से पूछते हैं, विश, आगे की पढ़ाई का क्या प्लान है तेरा? विश बोलती है, माँ, मैंने मास्टर्स के लिए अलग कॉलेज में अप्लाई कर दिया है, जल्दी उधर से रिस्पॉन्स आ जाएगा, फिर उसके बाद एडमिशन का प्रोसीजर भी कंप्लीट हो जाएगा। माँ बोलती है, अच्छा ठीक है। थोड़ी देर बाद सब लोग खाना खा के उठ जाते हैं। विश जो राज को कंटिन्यू फ़ोन करती रहती है। राज फ़ोन नहीं उठाता है तो विश राज को एक वॉइस मैसेज भेजती है, राज कहाँ हो तुम, जल्दी से कैफ़े आ जाओ। अब वैसे भी तुम बोले थे कि 31 को तुम्हारी छुट्टी रहती है, तो प्लीज़ कोई बहाना नहीं चलेगा, शाम को कैफ़े आओ और देखो मैंने कितना अच्छे से डेकोरेट किया है, तुम मेरी तारीफ़ करते हुए नहीं थकोगे। इतना बोल के विश वॉइस मैसेज एंड करती है। शाम का वक्त करीब 6 बजे। विश एक टेबल पे सैड होकर बैठी रहती है और अपना फ़ोन देखती रहती है। वो राज के मैसेज या कॉल का वेट करती रहती है और मन ही मन सोचती है, शायद राज आज भी नहीं आएगा देखने, मैंने उसके लिए कितना अच्छे से प्रिपरेशन किया था, एकदम उसकी पसंद की पेस्ट्री भी बनाई थी कि आएगा और देखेगा तो खुश हो जाएगा, लेकिन इन जनाब के पास तो मुझसे बात करने तक का टाइम नहीं है, बात तो छोड़ो मैसेज भी नहीं देखता है अब तो। इतना बोल के विश खुद ही सैड होके बैठ के आसमान की तरफ देखने लगती है। तभी पीछे से आवाज़ आती है, हाय विश। विश चहक के पीछे देखती है क्योंकि वो राज की आवाज़ रहती है। विश तुरंत अपने चेयर से उठती है और राज के गले लग जाती है। ओ माय गॉड राज, मैं तो सरप्राइज़ हो गई, मुझे लगा था कि तुम नहीं आओगे। राज विश के सर पे हल्का सा किस करते हुए बोलता है, तुम्हें पता है ना, मुझे सरप्राइजेस देने का बहुत शौक है, मैं तुम्हारे मैसेज इसीलिए इग्नोर कर रहा था कि शाम को अचानक से पहुंचूंगा और तुम्हें सरप्राइज़ कर दूंगा। विश राज के कंधे पे हल्का सा मार के बोलती है, राज तुम बहुत शॉकिंग सरप्राइजेस देते हो, अच्छा देखो कैसा लग रहा है डेकोरेशन। इतना बोल के विश अपना कैफ़े राज को दिखाती है। राज कैफ़े देख के बोलता है, बहुत सुंदर लग रहा है लेकिन तुमसे ज़्यादा नहीं। विश शर्मा जाती है। विश और राज बाहर खड़े होके अपने कैफ़े की डेकोरेशन देख रहे थे। तभी विश राज से बोलती है, राज तुम देखना, एक दिन मैं अपना रेस्टोरेंट ज़रूर खोलूँगी, इससे भी बड़ा रहेगा वो, और ये विश का तुमसे वादा है। राज हंसते हुए विश की तरफ देखने लगता है। तभी विश अपनी आंखें छोटी करते हुए राज से बोलती है, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो, तुम्हें लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ क्या, या ऐसे मजाक में बोल रही हूँ? एक दिन देख लेना, मैं अपना रेस्टोरेंट ज़रूर खोलूँगी और ये विश कश्यप का वादा है तुमसे। राज अब भी स्माइल करके विश की तरफ देख रहा था। तभी वो विश को एक वॉल से टिका देता है और उसके होठों पे अपने होठ रख देता है। दोनों के बीच एक हल्की सी किस होती है और विश खुद को राज से अलग करते हुए बोलती है, राज क्या कर रहे हो, दादी और माँ दोनों लोग कैफ़े में हैं, अगर ऐसे किसी ने देख लिया ना तो पता नहीं क्या होगा। इतना बोल के विश राज से अलग होती है। थोड़ी देर में दोनों अंदर चले जाते हैं और सब मिलके पार्टी इंजॉय करने लगते हैं। वहीं लंदन से हज़ारों किलोमीटर दूर इंडिया दार्जिलिंग एक खूबसूरत सा पैलेस जो कि दुल्हन की तरह सजा हुआ था। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए एक बहुत ही शानदार पार्टी रखी हुई थी। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और अंडरवर्ल्ड के लोग भी उस पार्टी में आए हुए थे। सब पार्टी इंजॉय कर रहे थे। तभी हॉल की लाइट अचानक से बंद हो जाती है और एक टक टक की आवाज़ से स्टेज पे एक लड़के की एंट्री होती है जिसकी उम्र लगभग 25-26 साल रहती है। वो जैसे ही स्टेज पे आके खड़ा होता है, एक धीमी सी लाइट उसके ऊपर पड़ती है। 6 फीट हाइट, 6 पैक बॉडी, रंग दूध जैसा गोरा, आंखें नीली आंखें, जल से सेट किए हुए बाल, ज़रूरत से ज़्यादा हैंडसम। ये है वरदान राठौर, अंडरवर्ल्ड किंग। वहीं पार्टी में सब लोग मौजूद होकर वरदान का अनाउंसमेंट सुन रहे थे। तभी एक आदमी जिसके चेहरे पे वरदान को देख के हल्की हल्की पसीने की बूंदें आ गई थी और चेहरे पे घबराहट, वरदान माइक लेके बोलता है, तो न्यू ईयर स्टार्ट होने में सिर्फ
5 मिनट है, तो चलो सब लोग मिलके काउंट करते हैं और एक नए साल की शुरुआत करते हैं। सारी पब्लिक काउंट करने लगती है। जैसे ही काउंट 1 पे आके रुकती है, ताली बजने से पहले एक गोली की आवाज़ होती है। पूरे हॉल में सब लोग शॉक हो जाते हैं। तभी सारी लाइटें अचानक से जल जाती हैं और सामने वही आदमी पड़ा हुआ मिलता है जिसको वरदान को देख के घबराहट होती रहती है। सब लोग वरदान की तरफ देखने लगते हैं। वरदान जो कि अपने गन को ध्यान से देखता है और उस पर एक फूंक मार के उसको अपने बेल्ट में रख लेता है और बोलता है, हैप्पी न्यू ईयर आप सब लोग को, एंजॉय करिए। फिर उस आदमी की डेड बॉडी को ध्यान से देखता है। जिसने वीआर के साथ धोखा किया उसका अंत निश्चित है, दया की कोई गुंजाइश नहीं। इतना बोल के वरदान स्टेज से उतर जाता है और जाके एक व्हील चेयर पे बैठे आदमी के पास खड़े हो जाता है और बोलता है, करना पड़ा पापा, लोगों के अंदर डर और खौफ बनाना ज़रूरी है। वो कहते हैं ना, भय बिन होए न प्रीत। वरदान के पापा बोलते हैं, गुड जॉब बेटा। इतना बोल के वो वरदान के सर पे हाथ रख देते हैं। ये हैं बलराज राठौर, वरदान के पिता, जो कि एक कार एक्सीडेंट में अपने दोनों पैर खो चुके रहते हैं। और वरदान अपने पापा से बात ही कर रहा था, तभी वहाँ वरदान की माँ आ जाती हैं और वरदान को देख के बोलती हैं, हाय मेरा बच्चा, कितना स्मार्ट लग रहा है आज, कितना हैंडसम लग रहा है, किसी की नज़र ना लगे। इतना बोल के वो वरदान के फोरहेड पे किस कर देती हैं और जाके पार्टी में सबसे मिलने लगती हैं। वरदान अपने पापा को लेके मीटिंग रूम में चला जाता है और सारे अंडरवर्ल्ड के लोग भी वहाँ पहले से मौजूद होते हैं। मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। कुछ देर मीटिंग चलने के बाद वरदान मीटिंग बीच में ही रोक के बोलता है, अच्छा अब मेरे पापा के रेस्ट का टाइम हो गया है, बाकी मीटिंग हम अगले मंथ में करेंगे। इतना बोल के वो अपने पापा को व्हील चेयर पर बिठा के उनके रूम की तरफ आगे बढ़ जाता है। थोड़ी देर में डोर नॉक होता है। एक स्टाफ आके डिनर दे के चला जाता है। वरदान अपने पापा से बहुत प्यार करता है। वो खुद अपने हाथों से ही अपने पापा को खाना खिलाता है और उनकी दवाइयाँ दे के उनको सुला देता है। वरदान के पापा के एक्सीडेंट के बाद वरदान ही उनका सारा बिजनेस देखता है। थोड़ी ही देर में वरदान की माँ भी रूम में आ जाती हैं और वो वरदान को बोलती हैं, बेटा जा, अब तू भी रेस्ट कर ले, कब से तू देख रहा है सब कुछ, जा, मैं अब आ गई हूँ ना, मैं ध्यान रखूँगी तेरे पापा का। वरदान अपनी माँ को स्माइल करके हाँ में जवाब देता है और फिर अपने रूम में चला जाता है। वरदान अपने रूम में एक बहुत ही बड़ा कमरा, बहुत ही लग्जरी, जो कि एक वाइट कलर के पेंट से पेंट रहता है, उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा कलर नहीं रहता है। रूम बहुत ज़्यादा ही लग्जरी होता है। वरदान अपने रूम में पहुंचते ही अपना ब्लेज़र निकाल के सोफ़े पे रख देता है और अपनी शर्ट की स्लीव्स को थोड़ा सा फोल्ड कर लेता है और अपना गिटार उठा के जाके चेयर पे बैठ के उस पर कोई एक पुरानी सी धुन बजाने लगता है। वरदान आंखें बंद करके कंटिन्यू अपने गिटार को बजा रहा था। तभी अचानक से वो उठता है और सीधे एक रूम में चला जाता है। वो रूम जो कि सिर्फ पेंटिंग से भरा हुआ था, उसमें हर जगह सिर्फ एक ही पेंटिंग लगी हुई थी, सिर्फ एक ही लड़की की पेंटिंग लगी हुई थी। दरअसल वरदान जब भी वो धुन बजाता था अपने गिटार पे आँख बंद करके, तभी उसके सामने उस लड़की की एक नई तस्वीर बन जाती थी और वरदान जाके तुरंत उस तस्वीर को अपने फ्रेम पे बनाने लगता था। आज वरदान ने फिर से एक तस्वीर बनाई थी जिसमें वो लड़की रोड पे खड़ी रहती है और स्नोफॉल को एंजॉय करती रहती है। वरदान फ़ोटो को फाइनल टच ही दे रहा था, तभी पीछे से उसकी माँ आ जाती हैं और बोलती हैं, वरदान आज फिर से तूने ये तस्वीर बनाई, मैं पिछले कई सालों से देख रही हूँ, तू एक ही तस्वीर बनाता है और इतनी बारीकी से बनाता है जैसे कि तू हर बहुत अच्छी तरीके से उसको जानता है। वरदान बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है माँ, ये बस मेरी इमेजिनेशन है। वरदान की माँ वरदान का हाथ पकड़ के उसको उसकी सबसे पहली तस्वीर के पास ले जाती हैं जिसमें उस लड़की की फ़ोटो बनी होती है, जो कि वो एक टीनेज लड़की की फ़ोटो होती है, और लाइन से उसको सारी तस्वीरें दिखाती हुई बोलती हैं, अच्छा तो इमेजिनेशन है तो तू इतनी बारीकी से कैसे बना सकता है। वरदान जिससे ना तो कभी मिला है ना ही उसको कभी देखा है, और फ़ोटो देख के तो मुझे ऐसा लगता है कि ये खूबसूरत लड़की अभी निकल के बोल देगी, सच में अगर ये रियल में होती ना वरदान तो मेरी तेरी इससे शादी करवा देती। वरदान हल्का सा मुस्कुराता है और अपनी माँ को बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है माँ, ये सिर्फ मेरी इमेजिनेशन है। तभी वरदान की माँ वरदान से बोलती हैं, बेटा अब शादी कर लेना। वरदान बोलता है, नहीं माँ, अभी मुझे शादी वादी नहीं करनी है।
तभी वरदान की माँ वरदान का कान हल्का सा खींच के बोलती हैं, अंडरवर्ल्ड होगा तो दुनिया के लिए, मेरे लिए तो मेरा वीनू ही है, समझा। इतने सारे रिश्ते आए तेरे लिए, एक भी लड़की नहीं पसंद करता है, सबको रिजेक्ट कर देता है। कोई है लाइफ में तो बता ना मुझे, मैं तेरी शादी करवा दूंगी, लेकिन एक शर्त है, बहू बहुत ही खूबसूरत होनी चाहिए, बिल्कुल इस पेंटिंग वाली लड़की की तरह। वरदान की माँ वरदान से हंसते हुए बोलती है। वरदान बोलता है, माँ कान तो छोड़ो, दर्द हो रहा है। माँ वरदान का कान छोड़ते हुए बोलती हैं, अच्छा चल तू कहता है तो मान लेती हूँ। तभी वरदान बोलता है, माँ ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं है मेरी लाइफ में अभी फ़िलहाल तो, और ना ही कोई आ सकता है, बहू तो आप ही पसंद करेंगी। तभी माँ बोलती हैं, अच्छा देखते हैं, आजकल के ज़माने के लड़के माँ की पसंद की लड़कियाँ नहीं लाते हैं, खुद ही पसंद करते हैं, पहले बोलते हैं नहीं है कोई लाइफ में, फिर खुद पसंद करके लेके चले आते हैं, और दोनों हंसने लगते हैं। माँ बोलती हैं, वीनू बेटा तू मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहा है, कोई है तो बता देना, मुझे कोई एतराज़ नहीं है शादी के लिए। वरदान बोलता है, माँ ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ रहेगा तो मैं आपको पक्का बता दूंगा, अब चलिए आप अपने रूम में जाइए और सो जाइए, बहुत रात हो गई है, समझी। माँ रूम से चली जाती हैं। वरदान वहीं खड़ा होकर कुछ देर तक पेंटिंग को एक टक देखते रहता है और बोलता है, कौन हो तुम? मेरा दिल ये मानने को तैयार ही नहीं होता कि तुम रियल में नहीं हो। क्या है ऐसा कि जो मैं तुम्हारी पेंटिंग इतनी बारीकी से बनाता हूँ? तुम हो भी कि नहीं? तुम इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हो कि नहीं? कौन हो तुम? थोड़ी देर वरदान उस पेंटिंग को देखता है, फिर अपने रूम में चला जाता है और चेंज करने लगता है। थोड़ी देर में चेंज करने के बाद वो आके अपने बेड पे लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी देर बाद वरदान पसीने में एकदम लथपथ होता है, वो नींद में ही बड़बड़ाता है और उठ के बैठ जाता है। तुरंत वरदान अपना रूम खोलता है और मम्मी पापा के रूम की तरफ जाता है अपने। वरदान देखता है कि उसके मम्मी पापा आराम से सोए हैं, इसलिए वो उन लोग को जगाने की कोशिश नहीं करता और उनके रूम में पड़े सोफे पे लेट जाता है। वरदान सोफे पे लेटे लेटे एक टक सीलिंग को ही देखता रहता है। न जाने कब उसको नींद आ जाती है। सुबह का वक्त करीब 8 बजे। वरदान की माँ उठती हैं और देखती हैं कि वरदान उनके ही रूम में सोफे पे सोया है, तो वो घबरा जाती हैं और जाके उसके पास बैठ जाती हैं और उसके माथे को हल्का सहला के बोलती हैं, वीनू आज तू फिर से। इतना बोल के वो चुप हो जाती हैं। माँ को अपने पास महसूस करके वरदान की आंखें खुल जाती हैं और वो तुरंत उठ के बैठ जाता है। माँ बोलती हैं, बेटा कल रात फिर से तूने वो सब देखा? वरदान कुछ नहीं बोलता है और अपनी माँ की बातों को इग्नोर करके उठने लगता है। माँ उसको रोकते हुए बोलती है, वीनू बता ना क्या हुआ है, मुझे बहुत टेंशन होता है। वरदान बोलता है, कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही अकेले था इसलिए आप लोग के रूम में चला आया। इतना बोलते हुए वरदान वहाँ से निकल के अपने बेडरूम में आ जाता है। माँ बोलती, तू कितना भी छुपा ले बेटा, तेरी हर बात से मैं वाकिफ़ हूँ, तेरी तकलीफ़ मुझसे ज़्यादा देर तक छुपती नहीं है, समझा, माँ ही हूँ तेरी मैं। क्या सच में वरदान की माँ को वरदान के प्रॉब्लम्स के बारे में पता है? कौन है वरदान राठौर और किसकी पेंटिंग बनाता है वरदान? फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे स्टोरी को लाइक करें और शेयर करें, और हाँ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्लीज़ 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 आप लोग मुझे सपोर्ट करें, और हाँ अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए बाय और टेक केयर। मैं अगला पार्ट जल्दी अपलोड कर दूँगी।